और सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एमसीक्यूज आप कर रहे हैं। आइए आज नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज हम करेंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, इस यूनिट के न्यूमेरिकल हम आज की क्लास में करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने होगा, तो पढ़ें इसे। आपसे कहा इफ़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिसअपियर सडनली, यदि अचानक जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, यदि वो डिसअपियर्स हो जाता है यानी गायब हो जाता है, अचानक समाप्त हो जाता है, ठीक है, सडनली यानी अचानक, तो क्या होता है? देखो F बराबर mg होता है, ठीक है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो F यदि 0 हो जाए तो आपका G भी कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो G 0 होगा ना, तो मास पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये तो बात आपको पता है। लेकिन जो वेट है वो W बराबर mg होता है, और जब G 0 हो गया तो वेट कितना हो जाएगा? 0। तो देखो अब पढ़ लो ऑप्शन। आपसे कहा मास ऑफ वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स 0, मास थोड़ी ना 0 होगा, तो ये ऑप्शन गलत है ना, ठीक है। और फिर आओ, है ना, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी पे आओ, मास एंड वेट ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, वो कह रहा है मास अनचेंज रहेगा यानी चेंज नहीं होगा, ये बात सही है, लेकिन वेट अनचेंज नहीं रहेगा, वेट तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है इसका मतलब। सी वाला देखो, मास बिकम्स 0, वो कह रहा है मास 0 हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, मास थोड़ी ना 0 होगा, ठीक है। सी तो पूरा पढ़ लो। बट वेट रिमेन्स अनचेंज्ड, कह रहा है वेट अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और डी में कह रहा है वेट बिकम्स 0, तो बिल्कुल सही, वेट 0 हो जाता है, बट मास रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। कांस्टेंट को आप अनचेंज्ड भी कह सकते हो, यानी अपरिवर्तित, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है? आपकी स्क्रीन पर होगा, पढ़ो। देखो 2 में कह रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, क्या ना, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी भूस्थायी उपग्रह है, ऑर्बिटिंग द अर्थ, जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, एट ए हाइट दे रखी है 6r, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है? 6r, ठीक है, 6r है अर्थ के सरफेस से उसकी हाइट। r बीइंग रेडियस ऑफ अर्थ, r जो है रेडियस है अर्थ की, और टाइम पीरियड पूछ रहा है दूसरे सैटेलाइट का, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट, है ना, r³ अपॉन GME, ठीक है, ये तो होता है r³ अपॉन GME। तो देखो इसे 2 सैटेलाइट कहे इसने, ठीक है। तो देखो 2 सैटेलाइट कहे भैया इसने, तो एक सैटेलाइट तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए हाइट दे रखी है, और आप जानते हो स्मॉल r जो होता है ना, RE+H होता है, ठीक है, क्या होता है? RE+H, क्लियर है। और एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये भी तो है, आपने पढ़ा होगा, वो R की जगह क्या रख दोगे? RE+H, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपॉन GME, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। और अर्थ की रेडियस यहाँ पे RE नहीं दे रखी, बल्कि कितनी दे रखी है? R, तो R मान लो, ठीक। अब देखो जियो स्टेशनरी के लिए बात कर रहे हैं, तो T1 कह दो फर्स्ट केस में, तो 2 पाई अंडर रूट, है ना, जियो स्टेशनरी कितनी हाइट पर है? 6r हाइट पर है, h का मान रख दो, तो r+6r, है ना, अपॉन GME, ME है मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल G क्या होता है आप जानते हो? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जियो स्टेशनरी के लिए था, है ना। और T2 देख लो, जो दूसरा सैटेलाइट है उसके लिए, ठीक है, टाइम पीरियड बताना है दूसरे सैटेलाइट के लिए, यानी T2 बताना है आपको। तो फॉर्मूला लगा दो, T2 बराबर 2 पाई अंडर रूट, हाइट दे रखी है देखो कितनी, 2.5r, तो r
प्लस हाइट है 2.5r, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/GME। ठीक है जी। तो ये भी एक क्या आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। एक काम करो, T2 निकालना है तो सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से। देखो T2/T1, T2 में 2 पाई है अंडर रूट, ये हो जाएगा 3.5r की पावर 3/√GME। अपोन में देखो T1 2 पाई अंडर रूट 7r हो जाएगा अपॉन GME। GME से GME कटा, 2 पाई से 2 पाई कटा, अंडर रूट से अंडर रूट कटा। ठीक है, ये बचेगा 3.5r अपॉन 7r और इसकी पावर है 3। ठीक है जी। ये 3r से r कटेगा और 3.5 दूनी 7, 1/2 की पावर 3। हाँ, अंडर रूट तो बचेगा ही, अंडर रूट से अंडर रूट ऐसे नहीं कटता, सारे पे अंडर रूट आएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 1/2 की पावर 3 करोगे तो 1/8 का अंडर रूट है ना। ठीक है जी, दिख रहा है यहाँ तक, 1/8 पर अंडर रूट आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से आप देखो T2 निकालना है तो T1 और इनटू में ये बचेगा 1/√, से बाहर आ गया 2√2। T1 का मान तुम्हें पता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए 24 ओवर होता है टाइम पीरियड, मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर दो तो कितना आएगा, 24√2/4 हो जाएगा और 4×6 24, तो ये आएगा 6√2। ठीक है, ओवर्स। T2 कितना आया, 6√2 ओवर्स। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कर लेना इसे, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, तो इस तरीके से होना था ये। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलो। 3 में देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कैपलर्स सेकंड लॉ, कैपलर के दूसरे नियम के अनुसार द रेडियस वेक्टर, जो त्रिज्या सदिश है, ऑफ ए प्लैनेट रिलेटिव द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये तो सेकंड लॉ है, हाँ बिल्कुल सही। तो इसने कहा जो सेकंड लॉ है ना, वो किसके कंजर्वेशन का है। ठीक है, तो सेकंड लॉ में मैंने बताया था, एक क्वेश्चन मैंने करा रखा है उसमें, है ना, जो एक लॉन्ग क्वेश्चन के तहत कराया था शुरुआत में ही, देखना, जिसके 3 पार्ट थे, है ना, अंडर सेंट्रल फोर्सेस। तो 3 बातें थी कि एरियल वेलोसिटी एक तो कांस्टेंट रहती है ना, और एक जो पार्टिकल है वो सेम प्लेन में होता है। ठीक है, तो जो वो वाला पार्ट था, सेकंड पार्ट था शायद ये, कि जो पार्टिकल है ना सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत सेम प्लेन में मोशन करता है ना, यानी द पार्टिकल मूव्स, है ना, अंडर सेंट्रल फोर्सेस इन ए सेम प्लेन। तो उसमें मैंने बताया था, उसमें एग्जाम्पल दिया था इसका, सन और अर्थ की मोशन का। इस तरफ मान लो चल रहा है प्लैनेट, ये सन है, किसी एक फोकस पर वेलोसिटी ऐसे है, तो मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी ना, ये वेक्टर आर है, तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होती है। ठीक है, तो बताया था एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। इस क्वेश्चन को पढ़ना आप, एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, क्लियर है, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। तो कैपलर के सेकंड लॉ में क्या रहता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हो, मैंने वहाँ पे डेरिवेशन करा रखा है कि dA/dt बराबर L/ ये था 2m, वहाँ पे जो एक्सप्रेशन आया होगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो dA/dt क्या होता है, L/2m। तो वो नियम कहता है कि जो एरियल वेलोसिटी है ना किसी प्लैनेट की अराउंड द सन, वो कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप होता है। ये बात मैंने सब बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ा रखी है। तो वहाँ से dA/dt आपका कांस्टेंट लाना था, तो आपने ला दिया था। ठीक है, तो उसके लिए L कांस्टेंट मान के चले थे नहीं, और L कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो तो आप पहले ही पार्ट में सिद्ध कर चुके हैं, मतलब उससे पहले क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं कि वेक्टर L क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये वाला क्वेश्चन तो इस वाले क्वेश्चन से पहले किया था आपने। ठीक है,
तो वेक्टर एल कांस्टेंट रहता है इसके सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें कौन कांस्टेंट रहेगा, किसके कंजर्वेशन का लॉ फॉलो होगा, एल के कंजर्वेशन का, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी एल। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, यदि आपने थ्योरी पढ़ी है ना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी देखो जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी उनके लिए तो एमसीक्यू वैसे भी नहीं है, क्योंकि भाई पूरा कॉन्सेप्ट यदि यहाँ समझाने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ी हुई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, पढ़ो क्या कह रहा है, इमेजिन ए लाइट प्लैनेट। ठीक है, लाइट प्लैनेट समझ रहे हो, हल्का प्लैनेट है, हल्का, रिवॉल्विंग अराउंड ए मैसिव स्टार, वो किसी है ना मास वाले स्टार के चारों तरफ घूम रहा है। प्लैनेट तो स्टार के चारों तरफ घूमते ही हैं, जैसे अपनी अर्थ है सन के चारों ओर घूमती है। इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट, कैसे ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर में, ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस आर है, विद पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी उसका कुछ रहा होगा। तो इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड स्टार इज प्रोपोर्शनल टू द, देखो इसने कहा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, या ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे आप कहते हैं, है ना, एफ जी कह दो, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दे रखा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर की पावर -5/2 के। ठीक है, तो आपसे पता है क्या पूछा है, देन टी और आर में रिलेशन पूछा है, टी यानी टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो एक बार बताओ, मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब कोई, मैंने सैटेलाइट के केस में बताई थी ये बात आपको, लेकिन ये बात सैटेलाइट और अर्थ के केस में मैंने आपको बताई, मतलब सैटेलाइट और प्लैनेट के केस में बताई आपको, लेकिन ये बात आपको अब समझनी है सैटेलाइट और वो प्लैनेट और सन के केस में। तो सन बीच में है या कोई स्टार है बीच में है, और उसके चारों ओर कौन घूम रहा है, प्लैनेट घूम रहा है। तो फिर जब कोई बॉडी क्या करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, एक समान वृत्तीय गति करेगी, तो फिर सेंटर की ओर एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है जिसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने बताया था आपको कहाँ से मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है, तो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ जब मैंने डेरिवेशन कराया है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो वहाँ से ही समझ लेना कॉन्सेप्ट कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होते हैं, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ही प्राप्त होता है। एफ जी की जगह रख दो एफ सी, एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr⍵²। ठीक है, करा रखा है पहली यूनिट में। ओमेगा बराबर सब जानते हैं, ओमेगा बराबर 2π/t, तो mr ये हो जाएगा 4π²/t²। ठीक है जी, r यहाँ पे कैपिटल ले रखा है तो कैपिटल ले लो। ठीक है, रेडियस r ली है ना। ठीक है, देखो पढ़ लो चाहे, 4th में सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, तो कैपिटल आर ले ली, तो यहाँ से ये जो आर है ना उधर ले जाओ, एक काम करो t² को उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये बचेगा 4π²। ठीक है, m कांस्टेंट अलग कर लो, और ये r ऊपर है, और ये जो ये है ना, ये r की पावर -5/2 ये अपोन में आया, और t² इधर चला गया। ठीक है जी, तो देखो ये हो जाएगा, भाई ये तो कांस्टेंट है छोड़ दो क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में है, तो r की पावर 1 है, और ये 5/2 पावर ऊपर जाएगी तो जुड़ जाएगी, तो t² जो है ना समानुपाती रहेगा r की पावर 7/2 के, मतलब ये सारा। ठीक है, कौन सा है देख लो ऑप्शन, 4th का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वो कह रहा है एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, पृथ्वी जो है ना इसकी जो बीच की लाइन है इसे बोलते हैं इक्वेटर, और हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर, पोल ये होती है ध्रुव,
ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो कह रहा है इक्वेटर से पोल की ओर चलने पर, चाहे ऊपर चलो चाहे मतलब चाहे नॉर्थ पोल की तरफ चलो चाहे साउथ पोल की तरफ, पूछ रहा है जी जो है ना बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो मैंने बता रखा होगा आपको, क्लियर है भैया। सबसे कम होता है इक्वेटर पर जी की वैल्यू, है ना, जी की वैल्यू मिनिमम होती है एट, ठीक है, इक्वेटर, ये लिख लेना ना पता हो तो। और जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है एट पोल्स। ठीक है, तो भैया इक्वेटर से पोल की तरफ चलोगे तो बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जी की वैल्यू बढ़ेगी जब पोल्स की तरफ चलोगे इक्वेटर से, और पोल से इक्वेटर की ओर चलो तो घटेगी। क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ ले तो भी आप कर दोगे यदि ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो मेन चीज क्या है, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 पे चलो फिर। देखो 6 क्या कह रहा है, ए बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कोई बॉडी है जिसका मास m है, उसे टेकन यानी लाया जाता है अर्थ के सरफेस से टू द हाइट, किसी हाइट तक, और वो हाइट कितनी है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी जो हाइट है ना वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पूछ रहा है। ठीक है, इस तरीके से अर्थ है ये, पहले वो अर्थ के सरफेस पे थी तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो U1 थी, अब वो बॉडी है ना स्मॉल h हाइट पे चली गई, ठीक है, और h बराबर तो R है, तो U2 हो गई पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको डेल्टा U निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है। ठीक है, तो भैया डेल्टा U बराबर हो जाएगा U2 माइनस U1। भाई अब जितनी है पहले जितनी थी दोनों का अंतर ले दो, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, माइनस का GMEM करा रखा है मैंने डेरिवेशन इस यूनिट में, है ना, माइनस का GMEM अपॉन क्या होता है RE प्लस H, लेकिन यहाँ R दे रखा होगा शायद, R में है ना वो जो सिद्ध मतलब जो लाना है, तो RE प्लस H यानी R प्लस H। ठीक है, क्लियर है। U2 और H किसके बराबर है, R के। ठीक है, H किसके बराबर है, R के, और माइनस U1। ठीक है, U1 यानी यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं, मतलब हाइट नहीं है यहाँ पे, है ना, सेंटर है, अर्थ के सरफेस से हाइट दे रखी है ना, तो यहाँ हाइट नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, माइनस का GMEM अपॉन R प्लस 0। हाइट तो 0 है ना, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो A पॉइंट पर है ये U1 और पॉइंट B पर है U2। क्लियर है। और फॉर्मूला आपने कौन सा लगाया, तो फॉर्मूला U बराबर होता है माइनस का GMEM अपॉन RE प्लस H, ये मैंने प्रूफ करा रखा है। ठीक है, H हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी, तो देखियो डेल्टा U बराबर क्या आएगा, माइनस का GMEM अपॉन 2R, और ये माइनस माइनस प्लस GMEM अपॉन R। ठीक है जी, तो एक काम कर लो, 2 यहाँ कर लो, 2 यहाँ कर लो, तो देखियो ये 1 है, ये 2 है, तो प्लस का बच जाएगा, है ना, क्या बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, GMEM अपॉन 2R ये बचा। ठीक है, और आप एक फॉर्मूला जानते हो, स्मॉल g बराबर होता है GME अपॉन R स्क्वायर, RE की जगह R मान रहे हैं, तो यहाँ से बताओ ये फॉर्मूला आपके डायरेक्ट याद होना चाहिए कि GME किसके बराबर होता है, G RE स्क्वायर के होता है, लेकिन RE की जगह R है, तो इस GME के मान रख दो, GME का मान है GR स्क्वायर और इंटू स्मॉल m अपॉन 2R। ठीक है, R की एक पावर कट जाएगी, तो डेल्टा U बराबर हाफ mg और R। ठीक है, देख लो कौन से वाला ऑप्शन है, छठे का। ठीक है, B हो जाएगा हाफ mg R। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है,
सामने होगा आपके। देखो 2 सैटेलाइट्स हैं, इसने क्या कहा 2 सैटेलाइट्स, ठीक है जी, ए एंड बी। एक ए है और दूसरा कौन सा है बी, ठीक है। गो अराउंड, ठीक है, गो अराउंड यानी अराउंड यानी चारों ओर, किसके चारों ओर चल रहे हैं, प्लैनेट पी के, ठीक है। 7 इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है, लेकिन दोनों एक ही प्लैनेट के चारों ओर घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग है, एक की 4r है तो एक की कैपिटल R है। तो स्पीड जो है एक की 3v दे रखी है तो दूसरे की पूछ रहा है, तो इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, vo आप जानते हो √GME/RE, ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है जी। बस ये तो आराम से हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट सैटेलाइट के लिए बात कर रहे हो तो भैया क्या हो जाएगा, v1 मान लो, इसे क्या हो जाएगा √GME/ME। प्लैनेट कहा तो प्लैनेट का मास m मान लो, अर्थ की बात नहीं हो रही। RE कहा तो पहले वाले के लिए जो रेडियस है वो R1 हो जाएगी, और जो है ना ए सैटेलाइट के लिए कह रहा है, सैटेलाइट ए और बी है, तो एक काम करो VA कह दो और ये VB कह दो, ठीक है। तो VA बराबर जो दे रखा है ना, देखो नेक्स्ट लाइन में कहा इफ़ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए इज 3v, जो ए की स्पीड है ना वो 3v है, तो √GM, और जो ए की रेडियस वो यहाँ बी क्यों लिख दिया मैंने, ए। देखो भाई जो ए की रेडियस है वो कितनी है 4r है, देख लो पढ़ लो क्वेश्चन को, तो यहाँ क्या आएगा 4r, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार सेकंड के लिए देखो बी आ जाएगा √GM अपॉन, ठीक है, m तो प्लैनेट का मास है, प्लैनेट तो दोनों के लिए सेम है, अपॉन में r भी आएगा। VB आपको निकालना है GM, और RB का मान आपको दे रखा है कितना है, कैपिटल R, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर सेकंड, RB निकालना है तो वो VB निकालना है, तो इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, तो VB अपॉन 3v बराबर √GM अपॉन R अपॉन √GM अपॉन 4r, ठीक है जी। तो देखो सब कट जाएंगे, ये बचेगा 1 अपॉन ये सारा, तो यानी 1/2, तो यानी 2 बचा, तो VB बराबर कितना आया 3 दूनी 6, 6v आ गया, ठीक है। 6v आंसर हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़िया था ना क्वेश्चन, कर लोगे इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 7 था ये आपका। इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, देखो क्या कहा 8 में, ए मिसाइल इज लॉन्च्ड विद वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है उस वेलोसिटी से जो लेस देन है एस्केप वेलोसिटी से, ठीक है। और ये मैंने करा रखा है, जब ये केस होता है, करा रखा है मैंने लोगों क्वेश्चन में, देखना लॉन्चिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, तो जब ये केस होता है ना, तो जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है, देखना चाहिए अपने नोट्स में, इलिप्टिकल, ठीक है जी। पाथ कैसे होता है, इलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्ताकार, और जब दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या है, क्लोज्ड, इलिप्टिकल का मतलब क्या, क्लोज्ड, क्योंकि इलिप्स बंद होता है ना। और क्लोज्ड पाथ होने के लिए जो टोटल एनर्जी है वो कैसी होनी चाहिए, निगेटिव। ये बात भी उसी डेरिवेशन में मैंने समझाई है, मतलब उस क्वेश्चन में जो लॉन्चिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, तो आपसे देखो क्या पूछा है, तो कह रहा है जो सम है ना काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, यानी टोटल एनर्जी, भाई काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या, काइनेटिक वो टोटल एनर्जी, तो जो टोटल एनर्जी है ना वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी, इन्फिनिटी होगी, तो मैंने बता दिया ये नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव होगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भैया आपसे ये कहा कि ये वाला केस है, v कम है VE से, एस्केप वेलोसिटी से, जो गिवन वेलोसिटी है सैटेलाइट को वो कम है, तो इस केस में
पाथ इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल का मतलब क्लोज्ड है, और इलिप्टिकल पाथ होने के लिए टोटल एनर्जी यानी इन दोनों का सम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव वाला ऑप्शन नंबर बी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें लिंक कर दी होती है देखो। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, देखो आपसे कहा इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स माने सिकुड़ना, यदि अर्थ जो है ना सिकुड़ जाए टू द हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस। अब जो अर्थ की रेडियस है ना वो आर है, लेकिन जब वो सिकुड़ जाए ना तो उसकी आधी हो जाए रेडियस r/2, और जो मास है ना वो रिमेन्स अनचेंज्ड, वो फिर भी m रहे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है ना सरफेस पर वो कितना हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये है, क्या होता है Gme/r²। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो आपसे कह रहा है ये तो तब है जब नॉर्मल है, लेकिन फिर अर्थ जो है ना श्रिंक होगी, श्रिंक यानी सिकुड़ गई, तो जी तो बदलेगा, बदल के मान लो कितना होगा G', तो बदलेगा, तो पूछ रहा बदल के कितना होगा, कैपिटल जी तो बदलता ही नहीं है, मास कह रहा है सेम रहेगा, अर्थ है ना तो मास कैसा रहेगा सेम, तो ये भी एम ही रहेगा। लेकिन उसने कहा रेडियस जो है ना r से r/2 हो जाएगी, यानी पहले r थी तो अब r/2 हो जाएगी, तो यहाँ क्या आएगा r/2 का होल स्क्वायर, तो यानी ये बचेगा G' बराबर 2 दूनी 4 4Gme/r²। इक्वेशन नंबर सेकंड, आपको तो G' निकालना है, तो इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, तो G'/G, G' क्या है 4Gme/r² अपॉन Gme/r², ये कटा सब, तो G' कितना बचा 4G। ठीक है भैया 4G, तो ऑप्शन नंबर 9 का बी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब अर्थ सिकुड़ के आधी हो जाएगी ना अपनी रेडियस की, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मतलब ये जी है स्मॉल जी, वो बदल के अपनी पहले मान का 4 गुना हो जाएगा, जब जी था ना उसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 9th वाला भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। 10 में कह रहा है व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर ए सेंट्रल फोर्स, ये तो मैंने बहुत कई बार बताया, आसान है बहुत। तो सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत जब कोई पार्टिकल मोशन करता है तो फिर पूछ रहा है क्या है, एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो ये तो आपको पता है। सेंट्रल फोर्स जो होता है ना, ध्यान देना, जो सेंट्रल फोर्स होता है वो मैंने एक डेरिवेशन करा रखा है, सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट यूनिट में, तो हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स, यानी सेंट्रल फोर्स कैसा होता है कंजर्वेटिव फोर्स। और देखियो आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, उसकी डेफिनेशन में ही लिखा है कि इफ एनी पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में क्या कर रहा है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी कांस्टेंट रहती है और सेंट्रल फोर्स तो कंजर्वेटिव होता ही है, तो इसका मतलब है सेंट्रल फोर्स में एनर्जी कांस्टेंट रहती है, बात यही है। ठीक है, क्योंकि इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे, तो इन दोनों को भी तो आपस में रिलेशन हुआ। ठीक है, हाँ, रिश्तेदारी है इनकी आपस में सबकी। देखो दूसरे में कहा एंगुलर मोमेंटम, तो ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है, इसी यूनिट में करा रखा है, तो थर्ड में ये वाला L बराबर कॉन्स्टेंट। ठीक है, अंडर सेंट्रल फोर्सेस, है ना, ये होगा क्वेश्चन, अंडर सेंट्रल फोर्सेस एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन 3 जो पार्ट हैं, उस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, शायद पहला ही पार्ट है ये। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो करा रखा है, तो ए और बी दोनों सही है, तो इसका मतलब है सी वाले में कहा बोथ ए एंड बी, तो आपको ये वाला गोला भरना है। ठीक है, सी वाला, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी में कहा लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का तो कहीं जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला नहीं होगा आपका। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपके
10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो MCQs है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए बहुत अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।